अच्छा ये था ना इसका आंसर। पर देख लो फिर, इसको ट्राई करके देखते हैं, कुछ मिस्टेक हुआ होगा कल फिर। तो आप लोगों को समझ आया, किसी ने सॉल्व किया है? तो कैसे होगा? क्या 1 3 4 है? अच्छा 2 तो ठीक नहीं है, तो मतलब पावर 1 आएगा इसका, इसका मतलब ये ना। सो पावर 1 आएगा जब म्यू मोर देन म्यू नॉट है, अंडर H1। तो मेनली CD में डाउट है ना। तो हमने ये कहा था ये UMP टेस्ट है, ये UMP टेस्ट नहीं है ना, दिस इज़ UMP टेस्ट। तो बाकी पार्ट रह गया C और D फिर डिस्कस करना, कल जल्दीबाजी में कर रहे थे कुछ लास्ट टाइम तो। तो मीडियन ऑफ X1 X2 Xn, ऐसा सैम्पल मीडियन, ओ सैम्पल मीडियन मोर देन, ये क्या कहना चाह रहा है कि ये क्या लिखना चाह रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सैम्पल मीडियन जो है, ये सैम्पल मीडियन है ना। सो सैम्पल मीडियन X1 X2 Xn इज मोर देन म्यू नॉट, दिस है ना, गिवन H0 इज ट्रू, ये लिखा हुआ है। सो क्या ये हाफ होगा? आप सोचो थोड़ा आप लोग। तो सैम्पल मीडियन होता क्या है? अगर हम डिफाइन करें, सो व्हाट इज द मीडियन ऑफ X1 X2 Xn? बताइए जी। तो इसमें दो केस होता है ना, n ऑड है तो और n इवन है तो, यही है। तो सैम्पल मीडियन मतलब क्या, मिडल टर्म। सो ऑड है तो मिडल टर्म आएगा n+1/2th ऑर्डर स्टैटिस्टिक, ये जो डेफिनेशन है। और अगर n इवन है, सो n/2th, n/2 + 1th अपॉन 2, सो ये आएगा। अब यहाँ पे ये है कि आपके पास जो सैंपल था, ये है नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर, ये था। तो सिग्मा स्क्वायर 1 है, यही है। सो H0 में है म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट, और H1 है म्यू मोर देन म्यू नॉट।
तो अंडर एच नॉट है ना, इसका जो है अंडर एच नॉट अगर बात करें तो कहना चाह रहा है मीन, मीडियन और मोड किसका, एक्साइज का, ये इक्वल है म्यू नॉट के, है ना। यहाँ से अगर बात करेंगे सो मीन ऑफ एक्साई, मीडियन ऑफ एक्साई एंड मोड ऑफ एक्साई जो है ये सब म्यू है, ठीक है। तो मेनली आपको बॉर्डर स्टैटिस्टिक्स के लिए देखना है कि क्या ऐसा होगा कि सैंपल का अगर मीडियन म्यू है, मेनली तो मीडियन की बात करनी है ना, तो या वही सिमेट्रिक तो मीडियन कब आउट होता है ना। इसका मतलब ये बोलना चाहता हूँ कि एक्स आई इज सिमेट्रिक अबाउट म्यू या म्यू नॉट, तो क्या हम बोल सकते हैं कि जो ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स होगा दिस इज ऑल्सो सिमेट्रिक अबाउट म्यू नॉट, यस और नो, ये बस चेक करना है आपको। ओके जी, देखो एक बार आंसर की सही में ऐसा है, सो क्या है, क्योंकि मेनली ये डिसाइड करना पड़ेगा कि व्हाट इज इट सिमेट्रिक अबाउट, मेनली तो हमें इसका देखना है कि ये जो सैम्पल मीडियंस का कुछ नाम दे दो अभी, मान लो टी है फॉर एग्जांपल, तो हमें चेक करना है कि टी मोर देन, क्या लिखा हुआ है, म्यू नॉट ना, टी मोर देन म्यू नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू, क्या ये हाफ आएगा, मतलब ये क्या टी भी सिमेट्रिक होगा, क्वेश्चन है इज इट सिमेट्रिक अबाउट म्यू नॉट। एक बार आंसर की देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है, तो इसका है 109 है ना, 109 में 704109, 704109 ना, अच्छा 704109 नहीं, तो इसका आंसर है 134, ओके। तो हाउ टू जस्टिफाई, तो ये मेनली देखना पड़ेगा कि क्या ये सिमेट्रिक है म्यू नॉट के अबाउट, तो हो जाएगा। अगर हम ये जस्टिफाई कर ले कि जो सैम्पल मीडियन है वो भी सिमेट्रिक है म्यू नॉट के अबाउट, तो काम, क्योंकि ये है कि ईच एक्स आई मोर देन म्यू नॉट, ये हाफ ही आना है फॉर ऑल आई, ये तो ठीक है, बट ये मीडियन भी ऐसा होगा, ओके। तो इसका क्या मतलब है, मीडियन तो ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है, और ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, उनमें से ही कोई एक रैंडम वेरिएबल होगा, मतलब मेनली तो एट सम पॉइंट है ना, मे बी यस, तो हमें यही जस्टिफाई करना होगा कि इफ़ सैम्पल इज सिमेट्रिक अबाउट समथिंग, तो सैम्पल मीन तो होगा सिमेट्रिक अबाउट एक्स बार है ना, तो एक्स बार तो सिमेट्रिक हो जाएगा म्यू नॉट के अबाउट, आई थिंक सैम्पल मीडियन भी होगा, तो यही कुछ रिजल्ट होगा। जैसे मैं यहाँ बोलूँ कि जैसे हम लिख रहे हैं ना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये लिख देता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स आई है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार मोर देन म्यू नॉट, ये तो हाफ होगा, तो ये सैम्पल मीन है, तो मेनली यहाँ पे यही है कि सैम्पल मीडियन जो है दैट विल बी सिमेट्रिक अबाउट म्यू नॉट, तो हो जाएगा, है ना, मतलब उस पॉइंट के आई की प्रोबेबिलिटी हाफ और उस पॉइंट के पीछे की प्रोबेबिलिटी हाफ हो जाएगी, यही चीज़ है। तो टी मोर देन म्यू नॉट ये हाफ होगा, जहाँ टी हम बोल रहे हैं सैम्पल है ना, इसको टी बोल रहे हैं, सो मे बी ये रिजल्ट ट्रू होगा कि व्हेन सैम्पल इज सिमेट्रिक अबाउट म्यू नॉट, तो सैम्पल मीन सैम्पल मीडियन दोनों सिमेट्रिक होगा म्यू नॉट के अबाउट, ऐसा कुछ। देखो कोई रिजल्ट देखते हैं, ऐसा कुछ मतलब प्रूव करना पड़ेगा फिर हमें, यह है कि जो रिजल्ट में बोल रहे हैं कि जैसे एक्स बार का डिस्ट्रीब्यूशन तो सिंपली आ जाता है नॉर्मल म्यू नॉट, फिर 1/n हो जाएगा, तो वो सिमेट्रिक है अपने मीन के अबाउट।
इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा, क्या हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन निकाल पाएंगे? तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन तो ऐसे डायरेक्ट नॉर्मल में कोई फॉर्मूला है डायरेक्ट? ओके सिमेट्रिक है ना, आई थिंक इस वजह से हो जाएगा। तो यहाँ पे ठीक है कि इसमें क्या होगा, ये सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है ना, इस वजह से ऐसा होगा कि जो सैम्पल मीन है और सैम्पल मीडियन है, तो ऐसा रिजल्ट आई थिंक ठीक है। मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि व्हेन सम पॉपुलेशन इज सिमेट्रिक अबाउट म्यू नॉट, तो उसका जो सैम्पल मीन सैम्पल मीडियन ये सब जो आएगा, दैट विल ऑल्सो बी सिमेट्रिक अबाउट म्यू नॉट, और इस वजह से ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि कल हमने चेक नहीं किया था ऐसे गेस करके, है ना, ऐसे क्रॉस कर दिए थे, तो चेक करना पड़ेगा मेनली। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है सैम्पल मीन जैसे एक्स बार है, सैम्पल मीडियन है, दैट विल ऑल्सो बी सिमेट्रिक अबाउट म्यू नॉट, इस वजह से ये ट्रू हो रहा है। और कल हमने इसको ट्राई किया था समहाउ लास्ट में जल्दीबाजी में, तो आई थिंक गलत कर दिया था नहीं। देखते हैं इसमें क्या होगा। अब इसको हम लोग ट्राई करते हैं, एक्स बार मोर देन C1 वेन म्यू मोर देन म्यू नॉट, पावर निकालना है मेनली। तो अगर पावर निकालेंगे, मतलब यही है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार मोर देन C1, क्योंकि ये ना एक्स बार मोर देन C1 ये यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट है, यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट है। तो कल अच्छा मैंने जीरो कर दिया था नहीं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट का पावर जीरो को अप्रोच करेगी, है ना, ऐसा तो नहीं होगा। क्योंकि यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट का क्या मतलब है, डेफिनेशन ही कह रहा है कि इसका पावर हाईएस्ट होगा, है ना। यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट क्या है कि जितने भी क्रिटिकल रीजन तुम लोगे, अमॉन्ग ऑल द क्रिटिकल रीजन दिस इज अ क्रिटिकल रीजन विथ हाईएस्ट पावर, तो इसकी पावर तो हाईएस्ट होगी, तो जीरो कैसे हो सकती है। हाँ कल आई थिंक मुझे लगता है कुछ जल्दीबाजी में गलती किया है, तो लास्ट में कर रहे थे ना। तो पावर यहाँ पे क्या आएगा, गिवन म्यू इज मोर देन म्यू नॉट, इस तरह से है। चलो इसको ट्राई करके देखते हैं। तो एक्स बार माइनस क्या होता है म्यू नॉट, फिर इसका 1/√10 मोर देन C1 माइनस म्यू नॉट। अच्छा म्यू नॉट क्यों कर रहा है, म्यू करना पड़ेगा ना, क्योंकि मीन है ना, यहाँ पर अंडर H0 तो काम कर नहीं रहे हम लोग। तो 1/√n मोर देन C1 माइनस म्यू 1/√10, ठीक है, यही चीज़ है। तो बात तो वहीं पे आ जाएगी, और यहाँ लिमिट उन्होंने लगा रखा ना, तो क्वेश्चन में तो लिमिट लगा रखा है। व्हाट इज़ द लिमिटिंग प्रोबेबिलिटी, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये आपको निकालना है। तो z मोर देन दिस क्वांटिटी, अब ये देखिए *√10 आ गया, तो क्वेश्चन वापस वहीं पे आ गया कि जब आप लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो क्या होगा। इसको बस ये √10 है ना, तो ये इस पे डिपेंड करेगा, तो या तो ये प्लस इन्फिनिटी होगी या माइनस इन्फिनिटी होगी, इस पे आंसर डिपेंड करेगा। तो ये डिपेंड करेगा कि ये क्वांटिटी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, यही कह रहे थे ना हम। सो बट एक्चुअली ना ये यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट है, तो इसका पावर हाईएस्ट होगा, तो जब n लार्ज होगा तो 1 को ही होना चाहिए। बट इसका कोई कंक्रीट ना एक रीज़न या प्रूफ लिखना पड़ेगा, तभी जाके जस्टिफाई होगा। क्योंकि है ना, तो कल मैंने ही कल जीरो कर दिया था ना किसी लॉजिक से, आई थिंक वो कुछ अनबायस्ड टेस्ट वाला रीजन दिया था। यहाँ पे जैसे था हमारा कि ये डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक है म्यू के अबाउट, तो x मोर देन C1, अच्छा साइज तो अंडर H0 होता है ना, जो मैं कल साइज ले रहा था कि साइज शुड बी लेस देन पावर, है ना।
तो साइज अगर देखेंगे तो अंडर एच नॉट होता है, लेकिन ये तो अंडर एच वन है। तो यहाँ पे दैट वी हैव टू, इसलिए जीरो आ गया था। चलिए कल जो जीरो टेंड करा दिया था ना, वो कहीं ना कहीं एन टेंस टू इन्फिनिटी पे साइज का मुझे लगता है कि हमने वो निकाल दिए थे, इसलिए वो हो गया होगा, जीरो आ गया होगा। पावर है ना, क्योंकि यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट है, तो पावर तो हाईएस्ट होने चाहिए इसको कंपेयर टू एनी अदर क्रिटिकल रीजन। तो उस लॉजिक से भी हम बोल सकते हैं कि वन आना चाहिए, बिकॉज ऑफ यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल है इसीलिए। देखो वेरिएंस ऑफ एक्स बार क्या होगा, एक्स बार की वेरिएंस की लिमिट जीरो होगी ऑलमोस्ट, हाँ। तो एक्स बार की वेरिएंस जो है वो जीरो होगी, देन मोर देन सी वन होगा। मतलब एक्स बार की वेरिएंस की है ना, वन बाई एन रूट एन है, मतलब वन बाई एन है, एंड एन टेंस इन्फिनिटी पे वो जीरो हो जाएगी वेरिएंस। तो अच्छा, हम लोग कन्वर्जेंस की प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं क्या? अगर यहाँ पे हम वैसे यूज़ करें, एक्स बार कन्वर्जेज इन प्रोबेबिलिटी टू म्यू, ये होता ना। तो इसका अगर डेफिनेशन लिखे तो क्या कहता है ये, प्रोबेबिलिटी मॉड एक्स बार माइनस म्यू, अगर हम बोले मोर देन एप्साइलॉन तो ये हो जाएगी ज़ीरो, और लेस देन एप्साइलॉन करेंगे तो वन, यही ना। और यहाँ अगर लेस देन एप्साइलॉन करेंगे तो वन आ जाएगा फॉर ऑल एप्साइलॉन मोर देन ज़ीरो, ऐसा कुछ है। तो कहने का मतलब ये हुआ, ठीक है, लॉजिकली वो ऐसे समझ आ रहा है कि क्योंकि ये यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट है, तो इसके पावर को तो है ना हाईएस्ट होना पड़ेगा, तो ऐसा होगा। लेकिन इसको मैथमेटिकली प्रूव कैसे करेंगे, जैसा कि ऑप्शन भी है, तो हाउ टू प्रूव इट मैथमेटिकली, है ना, इस तरह देखना पड़ेगा। तो यहाँ क्या कहना चाह रहा है कि एक्स बार म्यू के बहुत क्लोज होगा, यही ना। एक्स बार इज वेरी क्लोज टू म्यू, और यहाँ था एक्स बार मोर देन सी वन, तो सी वन से ज़्यादा ही है, एक्स बार मोर देन सी वन। और अगर एन टेंसिटी लगाए तो एक्स बार विल कन्वर्स टू म्यू, सो म्यू काइंड ऑफ मोर देन सी वन। ठीक है, जब लिमिट लगाएंगे तो इससे क्या समझ आएगा, ये क्वांटिटी क्या होगी, नेगेटिव या पॉजिटिव? ठीक है ना, हो तो गया, देखो। सो एक्स बार मोर देन सी वन हमारा क्रिटिकल रीजन है ना, और एक्स बार कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू म्यू, तो मतलब जब एन टेंस टू इन्फिनिटी होगी तो एक्स बार कहाँ कन्वर्ज करेगी, म्यू पे, म्यू तो कांस्टेंट है। तो मैं अभी एक्स बार के प्लेस पे यहाँ म्यू यूज़ करता हूँ। तो ये कहीं ना कहीं अभी कल यही सोच रहे थे ना, आपसे यही पूछ रहे थे कि सी वन मोर देन म्यू होगा या सी वन लेस देन म्यू होगा, इस तरह यही डिसाइड करना है, इसके अकॉर्डिंग पता चल जाएगा। तो यहाँ से आप देखेंगे, सो एक्स बार कन्वर्ज करती है म्यू पे, ऑलमोस्ट श्योर भी कन्वर्ज करेगी, ठीक है ना, ऑलमोस्ट श्योरली भी कर सकते करेगी स्ट्रॉन्ग लॉ ऑफ लार्ज नंबर से। तो एक्स बार की वैल्यू अगर यहाँ म्यू यूज़ करेंगे, हम जस्ट ये देख रहे हैं आइडिया कि व्हाट इज रिलेशन बिटवीन म्यू एंड सी वन। तो यहाँ से म्यू मोर देन सी वन हो गया, तो यहाँ से जो सी वन माइनस म्यू है वो नेगेटिव आ जाएगा, और ये नेगेटिव क्वांटिटी है, और एन टेंस इन्फिनिटी लगाएंगे तो ये प्लस इन्फिनिटी, तो ये माइनस इन्फिनिटी हो गया। तो यहाँ से हमारा कंक्लूजन ये आया कि ये हो गया प्रोबेबिलिटी z मोर देन माइनस इन्फिनिटी, जो कि क्या हो जाएगी वन। तो ठीक है, कल लास्ट में हमने मिस्टेक किया था, वहाँ हमने शायद दूसरा केस ले लिया था, नहीं, वहाँ मैंने ऐसा कुछ कंक्लूड कर दिया था म्यू लेस देन सी वन होगा, आई थिंक सी वन इधर कुछ ले लिया था, तो वहाँ आई थिंक वो अंडर एच नॉट वो कंडीशन कुछ आएगी, बट अंडर एच वन नहीं होगा। सो अंडर एच वन ये वाली सिचुएशन, इसमें कोई डाउट है तो पूछो, ठीक है। तो यूएमपी टेस्ट है, इसका पावर तो हाईएस्ट ही होना चाहिए, तो ये है, इसीलिए एक बार चेक कीजिए और बताइए कुछ कन्फ्यूजन है तो। ठीक है, ये अभी ओके है। और यहाँ पे बस ये हमने यूज़ किया है कि सैम्पल जो है सिमेट्रिक है म्यू नॉट के अबाउट अंडर एच नॉट, तो ये पॉपुलेशन मीन पॉपुलेशन मीडियन दे विल ऑल्सो बी सिमेट्रिक अबाउट म्यू नॉट, तो ये लॉजिक यूज़ किया हमने फोर्थ में।
इसका बताइए। कुछ आइडिया है इस क्वेश्चन का? तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे भी आपके पास दो टेस्ट स्टैटिस्टिक है ना। तो x1 x2 x25 बी IID बर्नौली P। तो x बार पता है आपको, एक T1 दे रखा है 5 टाइम x बार माइनस 0.5 अपॉन एक्स बार इंटू वन माइनस एक्स बार। जब x बार 0 से 1 में है -5, जब x बार 0 है 5, जब x बार 1 है। T2 है 10 टाइम x बार माइनस 1/2 फॉर टेस्टिंग H0 जो कि P इज इक्वल टू 0.5 है अगेंस्ट H1 P मोर देन 0.5। कंसिडर टू टेस्ट है ना, 5 1 एंड 5 2 सच दैट 5 I रिजेक्ट H0 इफ एंड ऑल Ti मोर देन 2। अच्छा, तो मतलब ये बोल रहा है कि 5 1 रिजेक्ट H0 इफ T1 मोर देन 2 और 5 2 रिजेक्ट H0 इफ T2 मोर देन 2। यही है। सो ये क्रिटिकल रीजन है आपका। ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ x बार दे रखा है 0.5 से 0.75। सो x बार की वैल्यू है 0.5 to 0.75। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। अगर 5 1 रिजेक्ट करेगा H0 को तो 5 2 ऑल्सो रिजेक्ट H0। इफ 5 1 डज नॉट रिजेक्ट H0 देन 5 2 ऑल्सो डज नॉट रिजेक्ट H0। 5 2 reject H0 then 5 1 reject also reject H0। 5 2 does not reject H0 5 1 ओके। क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ से? तो फिर से देखो ये जो है बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन है। और बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? मोनोटोन लाइक्लीहुड रेशियो जो इसका होता है वो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो मतलब मोनोटोन लाइक्लीहुड रेशियो प्रॉपर्टी को ये फॉलो करेगा। तो उसके अकॉर्डिंग इसका सफिशिएंट एस्टिमेटर क्या होता है? एक्स बार। तो मोनोटोन लाइक्लीहुड रेशियो प्रॉपर्टी होगा इन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बार, क्योंकि एक्स बार कंप्लीट सफिशिएंट एस्टिमेटर है। तो इसका जो क्रिटिकल रीजन आएगा, जैसे ये टी यहाँ पर T2 मोर देन अगर हम कर दें 2, तो इसका क्या मतलब है? तो यहाँ से आ जाएगा अगर T2 वहाँ वापस रखे तो एक्स बार मोर देन ऐसा कुछ आएगा। तो 2/10 जो कि 0.2 प्लस 0.5।
कि 0.7 आ जाएगा, चेक कर लीजिए। सो तो ऐसा आ जाएगा। तो ये तो यूएमपी टेस्ट हो जाएगा ना, दिस इज यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन। ये पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, वहाँ भी दो क्रिटिकल रीजन था, तो एक यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल है, तो ये यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन है। एंड यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल है ना, जिसका पावर हाईएस्ट होगा अमॉन ऑल टेस्ट स्टैटिस्टिक। और दूसरा जो है ये T1 मोर देन जैसे है ना यहाँ पे, सो T2 मोर देन 2, कहीं ना कहीं ये समझ लो कि ये यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है। सो T1 मोर देन 2 जो होगा, यूएमपी तो नहीं होगा है ना। तो अगर मान लो ये वाला रिजेक्ट कर रहा है, ये कौन सा था, 5-2 है, ये 5-2 है, और ये 5-1 है ना। तब दोनों में सोचो क्या रिलेशन है, एक यूएमपी एक यूएमपी नहीं है, उससे डिसाइड करना है आपको। अच्छा ऐसे हम देखें तो जैसे 5-1 रिजेक्ट H0, 5-2 ऑल्सो रिजेक्ट H0, तो और 5-2 डज नॉट रिजेक्ट H0। तो 1 और 4 इक्विवेलेंट स्टेटमेंट, आपको कंट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट पता होगा, तो 1 और 4 तो सेम ही स्टेटमेंट है, और 2 और 3 सेम ही स्टेटमेंट है ना। जैसे P इम्प्लाइज Q इज इक्विवेलेंट टू नॉट Q इम्प्लाइज नॉट P, मतलब बोथ आर इक्विवेलेंट, कंट्रा पॉजिटिव बोलते हैं ना। तो 1 और 4 एक ही बात कह रहा है, 2 और 3 एक ही बात कह रहा है, तो 1 सही होगा तो 4 भी सही हो जाएगा, 2 सही होगा तो 3 भी सही हो जाएगा, मतलब दोनों एक साथ सही होगा या एक साथ फॉल्स होगा। तो इससे यही समझ आ रहा है, या तो 1-4 सही होगा, या ऑप्शन या तो 1-4 होगा या 2-3 होगा। आप लोग बताइए क्या होना चाहिए, क्या लॉजिक आप लोग का है। क्योंकि मुझे लगता है कैलकुलेशन का कुछ है नहीं, ये लॉजिकली ही सोचना है कि देयर इज ए यूएमपी टेस्ट, देयर इज ए अदर टेस्ट। तो अदर टेस्ट में और यूएमपी टेस्ट में क्या रिलेशन होगा, मतलब कौन सा ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा, यूएमपी टेस्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा, जिसका पावर हाईएस्ट होगा, तो क्या बोल सकते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो सॉल्व करने का नहीं है, बस वही है, लॉजिकली आपको डिसाइड करना है यहाँ पे कि है ना, एक टेस्ट यूएमपी है दूसरा यूएमपी नहीं है, तो कौन किसको इम्प्लाई करेगा, ये देखना है आपको। अच्छा एक और चीज़ था कि एक्स बार बिटवीन 0.5 टू 0.7, इससे क्या समझ आ रहा है, एक्स बार माइनस 0.5 जो होगा वो 0 से 0.25 अपॉन 10 कर देंगे, नहीं इंटू 10 है, तो इंटू 10 कर देंगे, तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, तो उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा ना। इससे कहा ना एक्स बार मोर देन 0.7 आया हुआ है, तो यहाँ एक्स बार तो 0.75 तक था, तो 0 से 2.5 तक होगा इस तरह से। और आपको बोल रखा है कि यही है T1, इज इट T1 है ना, नहीं ये T2 है। सो T2 बिटवीन 0 टू 2.5, देखिए
हम्म। सर T1 यूएमपी टेस्ट क्यों नहीं होगा? हाँ, T1 यूएमपी टेस्ट कैसे नहीं होगा, मतलब समझ नहीं आया। हाँ, तो यूएमपी टेस्ट यूनिक होता है ना? तो अगर आप इसको प्रूव कर देंगे, या तो अगर मान लो T1 भी यूएमपी टेस्ट है, तो T1 T2 दोनों आइडेंटिकली इक्वल हो जाएगा, मतलब दोनों इक्वल हो जाएगा तभी पॉसिबल है। दो डिफरेंट टेस्ट दोनों यूएमपी नहीं हो सकता ना, तो यूएमपी टेस्ट ना यूनिक होगा, तो कोई एक ही होगा। अब यूएमपी डिसाइड करने का क्या तरीका है? तो अभी हमने एक थ्योरम यूज़ किया है, लाइक्लीहुड रेशियो प्रॉपर्टी वाला, कि है ना, यहाँ पे कोई लाइक्लीहुड रेशियो प्रॉपर्टी इसका है। अगर आप देखेंगे लाइक्लीहुड रेशियो प्रॉपर्टी निकालेंगे तो पता चलेगा कि वो जो क्वांटिटी है θ1 लेस देन θ2 है, L θ2 अपॉन L θ1, दिस इज, ये आएगा इंक्रीजिंग इन समेसन xi या x बार, क्योंकि ये है ना इनसफिशेंट एस्टिमेटर आता है, तो यही सफिशेंट एस्टिमेटर आएगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पे H1 जो है P मोर देन 0.5 है, तो यहाँ क्रिटिकल रीजन मोर देन C, इस टाइप का कुछ आएगा। x बार मोर देन C इज द यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन। तो ये कार्लिन रूबिन थ्योरम है ना, ऐसा कुछ, या नीमन पियर्सन लेमा, तो सिंपल वर्सेस सिंपल के लिए होता है, कार्लिन रूबिन थ्योरम है। तो ये आ गया, तो ये तो नहीं हो सकता ना, या तो ये इक्वल होगा इसके, ये वैसा होगा। अच्छा, अगर आप ऐसे रिलेशन देखो, अगर आपसे पूछा जाए कि चलो T1 अपॉन T2 देखते हैं, ऐसे ही काम हो जाएगा ना हमारा। T1 T2 में क्या रिलेशन है, T1 अपॉन T2 अगर निकालेंगे, तो आप बस ये डिसाइड करो कि ये मोर देन 1 होगा या लेस देन 1 होगा, इतना कर सकते हैं कि आप, इससे भी काम हो जाएगा। T2 अपॉन T1, ये आपको बस चेक करना है कि T1 अपॉन T2 मोर देन 1 होगा या लेस देन 1 होगा। ये मैं क्या चेक करना चाह रहा हूँ, इससे ये चेक करना चाह रहा हूँ कि T1 इज मोर देन T2, या एक मिनट, लिख सेमी से लिख दिया मैंने, तो यहाँ T1 अपॉन T2 कर देते ना। सो T1 अपॉन T2 मोर देन 1 होगा या T1 इज लेस देन T2। तो ये आपको चेक करना है कि T1 की वैल्यू मोर देन T2 है या ये है। तो इसका रेशियो लीजिए ज़रा, और आप चेक कर बता सकते हैं, कैंसिल हो जाएगा, x बार माइनस 0.5 आपका कैंसिल हो जाएगा। सो क्या कोई बता सकते हैं कंक्लूजन कि ये वाला सही है, ये वाला सही होगा? तो इसके अकॉर्डिंग काम हो जाएगा हमारा, ये भी है। सर ग्रेटर देन 1 होगा। ग्रेटर 1 होगा, ओके। तो यहाँ से, तो अगर ये मोर देन 2 है, तो यहाँ से क्या समझ आ रहा है अब आपको, देखिए। सो इफ T2 इज मोर देन 2 इम्प्लाइज T1 मोर देन 2, ऐसा हो जाएगा। सो वैसे भी अगर दूसरे तरीके में बताऊं कि phi 2 यूएमपी टेस्ट है, राइट? तो अगर phi 2 रिजेक्ट करेगा तो phi 1 भी रिजेक्ट करेगा, ऐसा कह सकते हैं हम। देखिए, नहीं तो इससे आ जाएगा, इसके अकॉर्डिंग देखिए, अगर पहला वाला आ रहा है तो चेक कीजिए सब लोग, क्या वही आ रहा है? सो T1 मोर देन T2 आ रहा है ना, और हम मोर देन 2 कर दिए। सो अगर T2 मोर देन T1, ये हुआ ना, T2 इज मोर देन 2 इम्प्लाइज T1 मोर देन 2। सो इफ, तो इसका क्या मतलब है, phi 2 रिजेक्ट H0, देन phi 1 रिजेक्ट H0, सही है? तो इससे ही काम हो जाएगा। अगर T2 मोर देन 2 है, देन T1 मोर देन 2 होगा। तो अगर phi 2 रिजेक्ट करेगा H0 को, तो phi 1 भी रिजेक्ट करेगा H0 को। ये हो गया कंक्लूजन। तो क्या सही हुआ इससे? इससे हुआ थर्ड एंड सेकेंड। सर कंक्लूजन कैसे निकाला? इफ T1 इज ग्रेटर देन T2 देन? हाँ, क्या ये कैसे आया या फिर ये कैसे आया? इफ वाला पार्ट। ये नहीं सर, ये T2 is greater than 2 then हाँ, T1 is greater देखिए ना, than। अब जैसे मैं बोलता हूँ कि x मोर देन y है, ठीक, और मैं आपको बोलता हूँ y की वैल्यू 2 से ज़्यादा है, तो x की वैल्यू 2 से कम हो सकती है क्या? गॉट इट सर, सॉरी सर। है ना? तो वैसे ही है, जैसे इन्होंने कहा कि T1 मोर देन, ये तो 2 मैंने अपनी मर्जी से लगा दिया यहाँ पे। अभी जस्ट ये है कि जैसे इन्होंने डिसाइड किया, आपने डिसाइड किया T1 मोर देन T2 है, तो अगर T2 की वैल्यू 2 से ज़्यादा है तो गारंटी है T1 2 से ज़्यादा होगा, यही लिखा हमने। लेकिन अगर यहाँ T1 बोलते हो आप 2 से ज़्यादा है, तो T2 में नॉट भी मोर देन 2, है ना, T2 1 भी हो सकता है। तो यहाँ पे ये है कि अगर T2 की वैल्यू 2 से ज़्यादा हुई तो T1 2 से ज़्यादा होगी, और ये क्राइटेरिया है phi 2 रिजेक्ट करेगा H0 को उसके लिए, और ये क्राइटेरिया है phi 1 रिजेक्ट करेगा H0 उसके लिए।
तो इसीलिए, और ये बस 1 4। सर वो तो गिवन है ना, फाई रिजेक्ट एच नॉट इफ एंड ओनली इफ टी इज ग्रेटर देन 2। तो वही तो यूज़ करना ना हमें, तो इसलिए तो हम यूज़ करें। यहाँ 2 क्यों लिए हैं, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है, वरना 2 से हमारा कोई स्पेशल लगाव थोड़ी है। यहाँ मैंने 2 क्यों लिया है, बिकॉज क्वेश्चन में गिवन है। बोथ आर गिवन। हाँ तो, T1 T2 both are greater than 2। हाँ जी मैडम, तो ये तो डिसाइड करना है आपको कि कौन किसको इम्प्लाई करेगा। ये भी गिवन है, ये भी गिवन है। अब आपको बताना है कि ये इसको इम्प्लाई करेगा या ये इसको इम्प्लाई करेगा, यही तो आपको डिसाइड करना है। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, गिवन है इसलिए तो यूज़ कर रहे हैं कि ये हमने कंक्लूड किया। अब क्वेश्चन में गिवन है, इसका मतलब ये है और इसका मतलब ये है। तो अब कहना क्या चाह रहा है, गिवन है तभी तो यूज़ कर पा रहे हैं हम। हमने ये कंक्लूड किया, तो क्वेश्चन ने दिया कि भाई T2 मोर देन 2 है, तो फाइव टू रिजेक्ट करेगा एच नॉट को। और अगर T1 मोर देन 2 है तो फाइव वन रिजेक्ट करेगा एच नॉट को। तो इसने इंप्लाई किया कि फाइव टू रिजेक्ट एच नॉट, देन फाइव वन रिजेक्ट एच नॉट। ये आसान है, ये सब आप लोग इजीली कर लेंगे। ये एस्टिमेशन का है ना, एमएलई और एमएमई निकालना है, यूएमवीयूई। तो ये बताइए आप लोग, ये आप लोग कर लेंगे इजीली कि x1 x2 xn रैंडम सैंपल है, ट्रंकेटेड एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है। और तो आपसे पूछ रहा है कि एक्स बार मेथड मोमेंट एस्टिमेटर है क्या, फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स एमएलई है क्या, x1 माइनस दिस यूएमवीयूई है क्या, एंड देन x1 सफिशिएंट है क्या। तो आसान है ना, बताइए आप लोग। नहीं हो पा रहा तो फिर बताइए, मैं ट्राई करता हूँ। बता पाएंगे, ये भी मुझे ट्राई करना पड़ेगा, देखिए। है ना, ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, ये तो बीएससी एमएससी में जो पढ़े होंगे आपने वही। ठीक है, आई थिंक मुझे लगता है इसमें किसी को डाउट होगा। है तो बताओ, मैं सॉल्व कर दूंगा अगर आप चाहते हो तो। कितना इनका आ गया ना, 2 3 4। ठीक है जी। एक्स बार में भी नहीं है, तो एक्स बार के लिए क्या करना है, एक्स बार इज ई एक्स। एक्सपेक्टेशन निकालोगे तो 1 + थीटा आएगा। ये तो एक्स इसका कितना आ जाएगा, एक्स माइनस थीटा एक्सपोनेंशियल 1 है, तो 1 + थीटा हो जाएगा, है ना। सो थीटा इज एक्स बार -1, तो एक्स बार -1 इज एम एम ई एक्चुअली, है ना। इस तरह से आएगा। एम एल आप निकाल ही लेंगे, क्योंकि यहाँ थीटा लेस देन इक्वल टू ईच एक्स आई है, तो मिनिमम हो जाएगा ना, थीटा लेस देन मिनिमम ऑफ ऑल x1, तो ये सही हो जाएगा। फिर यू एम वी यू चेक करना है, तो यू एम वी यू लगे अनबायस्ड होना चाहिए, तो ये अनबायस्ड है, चेक कर लीजिए।
सो यहाँ एक्स आई माइनस थीटा जो होगा एक्सपोनेंशियल 1 है, तो x1 माइनस थीटा एक्सपोनेंशियल n होगा। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 माइनस थीटा इज़ 1/n, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 माइनस 1/n इज़ थीटा। अब लेमन सेफी लगा लो, तो x1 इज़ द कंप्लीट सफिशेंट एस्टिमेटर। यहाँ प्रूव करके देखो। इसके लिए पहले प्रूव करना पड़ेगा कि x1 कंप्लीट सफिशेंट है क्या। अगर फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स कंप्लीट सफिशेंट एस्टिमेटर है, सो फंक्शन ऑफ कंप्लीट सफिशेंट एस्टिमेटर विच इज अनबायस्ड इज UMVV, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये वाला। और बाकी यहाँ तो दिखाना ही है, तो x1 अगर कंप्लीट सफिशेंट आप दिखा देते हैं तो हो जाएगा आपका काम। ठीक, ये जस्ट आपका डेफिनेशन ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल पे बेस्ड है। कि x1 x2 xn रैंडम सैंपल है, नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर पॉपुलेशन। ठीक है, सो विच द फॉलोइंग रिप्रेजेंट 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर म्यू। आई थिंक सिंपल डेफिनेशन लगा सकते हैं ना, यू जस्ट अप्लाई डेफिनेशन जो आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल का जो डेफिनेशन है, मतलब कॉन्फिडेंस कोएफिशिएंट निकालना है सब में। अब नोटेशन समझना, नोटेशन यहाँ जो दे रखा है ना, ये जेड अल्फ़ा जो है, एक तो जेड अल्फ़ा का जो नोटेशन है, इसने कहा है जेड अल्फ़ा इज़ अ 1 माइनस अल्फ़ात क्वांटाइल, तो 1 माइनस अल्फ़ात क्वांटाइल, तो इधर 1 माइनस अल्फ़ा है, इधर अल्फ़ा है, यही ना। एंड ऐसा ही टी एम अल्फ़ा भी वैसे ही है। सो टी मान लो एम अल्फ़ा एन अल्फ़ा, इधर अल्फ़ा, इधर 1 माइनस अल्फ़ा, ही कहना चाह रहा ना। सो ये नोटेशन है, यू ट्राई। ये बेसिक डेफिनेशन पे आप डेफिनेशन से ट्राई करेंगे, हो जाएगा। आप देखो, जरूरी नहीं कि आपको जो कॉन्फिडेंस लेवल याद है वही दिया होगा। 90% कॉन्फिडेंस लेवल इन्फाइनटली मेनी हो सकते हैं, देर आर इन्फाइनटली मेनी इंटरवल्स जो 90% कॉन्फिडेंस लेवल हो सकता है। मुझे जब से एग्जाम्पल बता रहा हूँ, इट्स नॉट लाइक जो आपको याद है वही एक है। तो ऑप्शंस में दिया है, सो यू हैव टू फाइंड द कॉन्फिडेंस कोएफिशिएंट एंड देन आप चेक करो कि वो कॉन्फिडेंस कोएफिशिएंट 90% आएगा कि नहीं आएगा, ये आपको चेक करना पड़ेगा। करना है जी, देख लीजिए। सिंपल, हर ऑप्शन में आप कॉन्फिडेंस कोएफिशिएंट निकालो। यहाँ पे आई थिंक इस थ्योरम की जरूरत पड़ेगी, एक्स बार माइनस म्यू और एस बाई रूट एन, तो ये आप जानते होंगे Tn-1 है ना। और कहीं जरूरत पड़ेगी कुछ और, यही है। सो देख लीजिए, यहाँ जरूरत पड़ेगी एक्स बार माइनस म्यू सिग्मा बाई रूट एन, तो दैट यू नो नॉर्मल 0 1, यही जरूरत पड़ेगी इस वाले में। तो जैसे बता रहे हैं ना, सिंपल कॉन्फिडेंस कोएफिशिएंट निकालिए, आपका आंसर आ जाएगा। सो 1/4 ये बता रहे हैं। अब चेक कर लो, अगर नहीं हो रहा है तो फिर मैं सॉल्व करूंगा, अगर आप बोलोगे तो चेक कर लीजिए। कुछ खास नहीं है, सिंपल यू फाइंड कॉन्फिडेंस कोएफिशिएंट, डेफिनेशन ऑफ कॉन्फिडेंस लेवल लगाना है, जो कवरेज प्रोबेबिलिटी है या कॉन्फिडेंस कोएफिशिएंट है वो निकालना है आपको। जैसे बता रहे हैं ना उन्होंने, जैसे चैट में लिखा उसके अकॉर्डिंग मैं लिख दिया हूँ। और अगर आप नहीं हो रहा है तो मैं ट्राई कर सकता हूँ। अच्छा, ये आई थिंक रिजल्ट है, इसको प्रूव करना थोड़ा चैलेंजिंग है। देखिए, ये ना एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ये आई थिंक ट्रू होगा क्योंकि ये स्टैंडर्ड रिजल्ट मैंने पढ़ा हुआ है। प्रूफ भी आप देख सकते हैं, प्रूफ भी मिल जाएगा बुक में या कहीं। सो इसमें यह है कि x1 y1 x2 y2 x3 y3 भी IID रैंडम वेक्टर फॉलोइंग अ बाई वेरिएट नॉर्मल, है ना। तो ये जो x वेक्टर है ना, ये नॉर्मल
म्यू कॉमा सिग्मा है, जहाँ ये म्यू वेक्टर है और ये आपका सिग्मा मैट्रिक्स। सो अब इस रो डिफाइन कर रखा है 3 टाइम एक्सपेक्टेशन ऑफ साइन ऑफ x1 माइनस x2 इंटू y1 माइनस y3। प्रूफ देखना चाहोगे? प्रूफ आ जाएगा। जहाँ सिग्नम फंक्शन है ये साइन एक्स इज ए सिग्नम फंक्शन, इसको और ब्रेक करोगे तो 1 व्हेन एक्स इज पॉजिटिव, 0 व्हेन एक्स इज 0, -1 व्हेन एक्स इज नेगेटिव। तो ये तो सही है, 2 वाला तो सही है, बाकी चेक करना है। चेक करो जी। टू एक रिजल्ट है, प्रूफ देखना पड़ेगा उसके लिए। क्या होगा जी? तो यहाँ से अगर हम x1 माइनस x2 का डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो मीन तो 0 हो जाएगा एंड वेरिएंस इसका 2 हो जाएगा। सेम y1 माइनस y2 क्या होगा, क्योंकि है ना ये आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, से भी नॉर्मल 0 2 ही हो जाएगा। अब इसका प्रोडक्ट लिया गया है, ठीक है, एंड फिर उसका साइन, मतलब वो साइन उसके अकॉर्डिंग, एंड देन यू टेक एक्सपेक्टेशन एंड देन 3 टाइम, है ना। ये कोई स्टैंडर्ड टेस्ट स्टैटिस्टिक है, मतलब कोई क्या बोलता हूँ इसमें, तो ये एक रिजल्ट है जो कि आ जाएगा। बाकी ये है कि इंडिपेंडेंट है तो एस रो 0 होगा, और एस रो 0 है तो इंडिपेंडेंट होगा, ये चेक करना है। है ना, नॉन पैरामीट्रिक में आई थिंक कोई ये स्टैटिस्टिक्स है ना, ये इसका कुछ नाम है, नाम तो मुझे याद नहीं है, बट ये नॉन पैरामीट्रिक में आता है आई थिंक। जब हम लोग क्या पढ़ते हैं, कैंडाल्स टाउ या उससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट जब पढ़ते हैं ना, उसमें ही आता है, तो उसका रिजल्ट देखा था मैंने। सो ये कैंडाल्स टाउ का जो कॉन्सेप्ट है ना, कोरिलेशन रिलेटेड जो है, तो उसमें ये चीज़ आता है। तो उसमें अगर आप प्रूफ देखेंगे कैंडल्स कोरिलेशन कोएफिशिएंट, तो उससे रिलेटेड कुछ आएगा, तो उसमें ये रिजल्ट है डायरेक्टली। अब बाकी देखो इंडिपेंडेंस का क्या रूल है यहाँ पे।
प्रूफ करें तो प्रूफ भी कर सकते हैं इसे, इसका प्रूफ मिल जाएगा, तो प्रूफ में भेजूंगा ग्रुप में, ये कर सकते हैं। सो प्रूफ भी मिल जाएगा आपको। अच्छा ये तो आप जानते होंगे कि जैसे मान लीजिए मैं बोलता हूँ कि x1 x2 इंडिपेंडेंट है, तो बाई वेरिएट में तो इफ एंड ओनली इफ रिजल्ट है कि x1 x2 इंडिपेंडेंट है तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट जीरो होगा, तो यहाँ से रो जीरो है। और अगर मैं ये रिजल्ट अज्यूम कर रहा हूँ, क्योंकि एज अ थ्योरम, जैसे मैं कहा एक थ्योरम है ये, कैंडल्स टाउ वाला कुछ टॉपिक पढ़ेंगे उसमें मिलेगा, तो उसमें ये एक नोन रिजल्ट है, इसको अगर मैं यूज़ करूँ तो इसमें अगर आप रो को जीरो पुट करेंगे तो क्या होगा, एस रो जीरो हो जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग ये तो ट्रू स्टेटमेंट हो गया, क्योंकि रो जीरो हो जाएगा बिकॉज ऑफ इंडिपेंडेंट, बाई वेरिएट में तो इंडिपेंडेंट इफ एंड ओनली इफ वैसा होता है, तो यहाँ रो जीरो हो जाएगा ये वाला, तो उसमें ये हो गया। अब कन्वर्स ट्रू होगा क्या, क्या ऐसा इंप्लाई करेगा, तो ये भी हो जाएगा आई थिंक। पहले एस रो को आप जीरो कर दो, इसको जीरो के इक्वल रखो, तो इसको जीरो करेंगे तो भी आ जाएगा ना, आई थिंक कन्वर्स भी ट्रू हो जाएगा। इसको आप जीरो के इक्वल पुट कर दो, रो जीरो आ जाएगा, और रो जीरो है तो इंडिपेंडेंट होगा, बिकॉज बाई वेरिएट नॉर्मल में इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है, तो इफ एंड ओनली इफ कंडीशन बस ये भी सही हो जाएगा। और चूंकि ये वाला सही है तो ये गलत ऑब्वियसली हो जाएगा, देख लीजिए। तो इसमें बस इतना ही रह गया कि ये आया कैसे, है ना, आपके माइंड में बस बाकी तो ऐसे ही फॉलो हो रहा है बाईवेरिएट की प्रॉपर्टी से, तो बस इतना ही इसमें लेफ्ट है कि ये कैसे आता है, तो इसका प्रूफ ट्राई कर सकते हैं। ये किसी बुक में देखना पड़ेगा ना, तो इसका प्रूफ देखना पड़ेगा। तो कोई नॉन पैरामेट्रिक वाली बुक देखो जहाँ इसका प्रूफ मिल जाए, तो उससे काम हो जाएगा, बाकी तो आज है इतना ही करूँगा, बट इसका प्रूफ मैं देखता हूँ एक बार, ढूंढना पड़ेगा, थोड़ा ट्राई करना पड़ेगा हमें। सो जैसे आई थिंक इसमें ये होता है कि ये जो एक्सपेक्टेशन है एस जी एन ऑफ एक्स इंटू वाई, अगर मैं ऐसा लिखूँ
तो ये कितना आता है, ये रिजल्ट पता है, उससे डिराइव हो जाएगा। जहाँ एक्स वाई मान लो बाईवेरिएट नॉर्मल है, सो ये आई थिंक आता है 2/रो साइन इनवर्स रो, ऐसा आता है 2/पाई, ठीक है ना। ये आता है तब जब when एक्स वाई इज, मान लो मैं लिख दूँ बाईवेरिएट नॉर्मल 0 0 1 1 रो, ठीक है ना। इस वाले केस में ना ये कुछ ऐसा रिजल्ट है, तो इसी को आप यूज़ करेंगे तो आ जाता है। तो यहाँ बस क्या है, x की जगह इन्होंने नया x2 1 माइनस x2 लिया है, y की जगह y माइनस y2, उसके अकॉर्डिंग शिफ्ट कर लेंगे तो आ जाएगा। तो इससे ड्राइव हो जाएगा। ठीक है, तो इसका प्रूफ देखना है एक बारी, मतलब प्रूफ मुझे भी देखना पड़ेगा, सो बाकी यू कैन ट्राई। मिल जाएगा प्रूफ किसी बुक में, जैसे मैं कुछ रेफरेंस लिखा सकता हूँ, कोई नॉन पैरामेट्री की बुक देखेंगे तो उसमें मिल जाएगा। इसका प्रूफ देखना पड़ेगा एनीवे। देखते हैं, अगर होता है नेक्स्ट क्लास में मैं ट्राई करता हूँ, अगर होता है इसको करते हैं। तो अभी ठीक है ना, ये है एक, अभी कल भी क्लास होगी, परसों एग्जाम है आप लोगों का? नहीं, अभी तो टाइम है ना, आज तो फ्राइडे है, सैटरडे संडे मंडे एग्जाम है। तो ये पेपर एटलीस्ट कंप्लीट कर लेंगे, इसमें क्या तो पहुँचे हम लोग 113 तक, तो 120 तक कर लेंगे। कल अगर 1.5 घंटे की क्लास होगी तो कल ही हो जाएगा, फिर इसको स्टॉप करेंगे, बाकी है ना आप लोग का एग्ज़ाम है, अच्छे से एग्जाम दीजिएगा। तो अभी इसको कंप्लीट कर लेंगे पेपर, कल देखता हूँ। तो ये आप प्रूफ एक बार देखना बुक में, अदरवाइज यू कैन रिमेंबर। तो ये एक्चुअली फॉर्मूला है, जब ये स्टैंडर्ड होता है तो इस तरह से कुछ आता है, तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं, तो उससे डिराइव हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक अभी यहीं स्टॉप करता हूँ, कल इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो ये हम लोग अभी सॉल्व कर रहे हैं, कौन सा पेपर है ये, दिसंबर 2023 वाला है ना, इसमें पार्ट सी यूनिट 4 कर रहे हैं हम लोग। तो क्वेश्चन 103 से स्टार्ट किया था, अभी 113 पर हैं, कल कोशिश करेंगे ख़त्म हो जाए। ठीक है, अभी के लिए थैंक यू, कल मिलते हैं।